तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने एक शीर्षक पे बात किया था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हमारा अगला जो शीर्षक है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कितने तरह की होती हैं, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। वैसे तो इसमें भी 2 है, लेकिन हमने जनरल तौर पे क्लासिफाइड किया। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा उपचयन एवं अपचयन। ये हो गए हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। अब हम पांचों की डिटेल में चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। इस अभिक्रिया के बारे में डिटेल्स के बारे में जानकारी करेंगे। तो कहा गया है कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अभिकारक होते हैं या तो 2 हो या फिर 3 हो या फिर 2 से अधिक हो। तो जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब अभिकारक संयुक्त होकर के उत्पाद बन जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसे नाम से ही स्पष्ट है, संयोजन। अभिकारकों का संयुक्त होकर के एक उत्पाद का निर्माण करना हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो CaO plus H2O which gives us CaOH का फुल ट्वाइस। यहाँ पे देखेंगे तो अभिकारक यहाँ पे 2 है। एक अभिकारक क्या है हमारा CaO, दूसरा अभिकारक क्या है H2O। और जब ये दोनों अभिकारक एक दूसरे में संयुक्त हुए तो हमारा उत्पाद मिलेगा CaOH का फुल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे उदाहरण की बात करें तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ। तीसरे एग्जांपल की बात करें तो पहला हमारा अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक, इन दोनों अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद का निर्माण हुआ। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे अभिकारकों की संख्या 2 ही होनी चाहिए। हमारे अभिकारकों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा संयोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला हमारा शीर्षक है वियोजन अभिक्रिया। तो जानेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो कहा गया कि जब किसी एकल अभिकर्मक के टूटने से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई हमारा अभिकर्मक हो वो एकल हो और वो डिसोसिएट हो जाए, यानी किसी अभिकर्मक के टूटने से छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण हो, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। जिससे हम एग्जांपल की बात करें, हमने लेड नाइट्रेट लिया, ये एकल अभिकर्मक है। लेड नाइट्रेट का डिसोसिएशन हो गया, ये छोटे छोटे भागों में टूट गया, तो इसके टूटने से क्या निर्माण हुआ? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। तो हमारा एकल अभिकर्मक था लेड नाइट्रेट और इसके टूटने से 3 उत्पाद का निर्माण हुआ। तो जब एकल अभिकर्मक हो और उसके डिसोसिएशन से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं AgCl सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूरज की रोशनी की उपस्थिति में जब इसका डिसोसिएशन होता है तो Ag और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो ये रहा हमारे वियोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण। तीसरा जो हम टॉपिक देखेंगे वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जब अभिकर्मकों को मिलाने पर कोई तत्व किसी दूसरे अभिकर्मक से किसी तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज थोड़ा लंबा है, इसको उदाहरण से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने एक अभिकर्मक लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट और उसमें मैंने Fe एक एलिमेंट लोहा आयरन मैंने उसमें मिला दिया। तो लैंग्वेज का कहना है कि जब अभिकर्मकों को मिलाने पर कोई तत्व किसी दूसरे अभिकर्मक के किसी तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी ये जो हमारा तत्व है Fe आयरन
वह कॉपर सल्फेट के विलयन में से Fe जो कि एक तत्व है, आयरन है, यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर के स्थान पर स्वयं जाके बैठ जाता है और ये बना लेता है FeSO4 और यहाँ से कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो जब कोई तत्व किसी दूसरे अभिकर्मक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो मैंने यहां पर भी कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और उसमें मैंने जिंक के रॉड को डाला या फिर टुकड़े उसके डाले। तो क्या हुआ, इस जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, Cu अलग हो गया और फिर से ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। तो ये रहा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जानेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो कह रहे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें परस्पर आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम दो या दो से अधिक अभिकर्मक लें और उन दोनों अभिकर्मकों में परस्पर आयनों का आदान प्रदान हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि Na2SO4 BaCl2, यहाँ पे मैंने दो अभिकर्मक लिया, एक Na2SO4 सोडियम सल्फेट और दूसरा बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये दो मैंने अभिकर्मक ले लिया। तब हमने क्या देखा कि इस Na2SO4 से SO4 निकल करके Ba के साथ जाके जुड़ गया और ये बन गया BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया। यानी इस सल्फेट आयन और बेरियम आयन परस्पर जुड़ गए। सल्फेट आयन कहने का तात्पर्य है ये जो हमारा है Na2SO4 जब ये डिसोसिएट हुआ तो क्या बना 2Na+ SO4 2-। तो इस प्रकार हमारा ये सोडियम आयन बना और सल्फेट आयन बना। ये Na2SO4 के डिसोसिएशन से बना। दूसरा है BaCl2, इसका जब डिसोसिएशन हुआ तब क्या बना Ba+2 + 2Cl- यानी क्लोराइड आयन और बेरियम आयन। इस प्रकार सोडियम सल्फेट के टूटने से दो आयन का निर्माण हुआ, BaCl2 के टूटने से दो आयन का निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि ये बेरियम आयन और सल्फेट आयन ये दोनों परस्पर एक दूसरे से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये बना लेंगे बेरियम सल्फेट। और उसी अभिक्रिया के दौरान ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ये दोनों मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी क्या हुआ इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के दौरान अभिकर्मकों के बीच परस्पर आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो आयनों के परस्पर आदान प्रदान से जो अभिक्रिया संपन्न होती है उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उपचयन और अपचयन। तो अपचयन को बाद में देखेंगे, पहले उपचयन को देख लेते हैं। तो उपचयन का क्या मतलब कि अभिक्रिया के दौरान जब किसी अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, एग्जांपल से सीधे देखते हैं। इसने कह रखा है कि अभिक्रिया के दौरान जब किसी अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि, क्या कह रखा है, ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी, दो चीजें हमें याद रखनी है। जब भी उपचयन की बात हो तो ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 2Cu + O2 2CuO। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जब शुरुआती दौर में मैंने अभिकर्मक लिया कॉपर तो इसमें ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब उत्पाद बना CuO तब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यहाँ पे एक नहीं था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या था 0 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या क्या है 2। अगर बैलेंसिंग नहीं करते हैं तब कितना है ऑक्सीजन 1 है, बैलेंसिंग कर लेते हैं तो 2 हो गया। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हुई। तो जब भी ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है तब हम उसे उपचयन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो तब भी उसे हम उपचयन कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है हमारा
कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप गौर करिए कि यहाँ है HCl, एक अभिकर्मक है HCl। तो जब HCl MnO2 से अभिक्रिया करता है तो MnCl2 का निर्माण होता है और 2H2O और Cl2 का निर्माण होता है। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके MnO2 से ऑक्सीजन लेकर के H2O का फॉर्मेशन कर लिए। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी हो गई, HCl उपचयित होकर के H2O तथा HCl बना लिया। इस प्रकार यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि हाइड्रोजन की कमी, पहला कंडीशन है ऑक्सीजन में वृद्धि। एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं कि अभिक्रिया के दौरान जब किसी अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। जब भी उपचयन की बात हो तो हमें बस दो स्टेटमेंट याद रखना है। पहला स्टेटमेंट ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, दूसरा स्टेटमेंट हाइड्रोजन की संख्या में कमी। तो हमारा अगला टॉपिक है अपचयन। अपचयन के बारे में डिटेल में जानकारी करेंगे। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं अभिकारकों के प्रकार, जो 5 प्रकार के होते हैं, तो सभी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? तो जब किसी अभिकारक से ऑक्सीजन की संख्या में कमी या फिर उस अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो तो उस घटना को हम कहते हैं कि उस पदार्थ का अपचयन हुआ। एग्जांपल से समझते हैं। यदि हम लेते हैं CuO और उस पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इस CuO से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन होकर के H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं और Cu अलग हो जाता है। यानी यहाँ पे एक समझना क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि CuO में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, लेकिन जो ही मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रवाहित किया और H2 और O मिलकर के H2O का फॉर्मेशन किए, तब यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कम होकर के 1 से हो गई 0। यानी इस अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या में कमी हुई तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CuO का अपचयन हुआ। समझ में आ गया? अब एक और बात है कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण से वही सेम रहेगा कि CuO उस पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऊपर उदाहरण में हमने समझा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या में कमी हुई तो कौन सा घटना घटित हुआ? अपचयन का। लेकिन एक और बात है, पिछले टॉपिक में हमने चर्चा किया था उपचयन के बारे में कि यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो तो उस घटना को हम उपचयन कहते हैं। तो वो घटना यहाँ पे घटित हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 0 है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जो ही यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हाइड्रोजन के साथ H2O का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे ये घटना हमारी घटित हो जाती है उपचयन की। तो उपचयन और अपचयन इन दोनों को संयुक्त रूप में हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिनमें हमारा पहला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके बारे में जानेंगे। तो कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिन अभिक्रियाओं के दौरान अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है और इसी अभिक्रिया के दौरान ही कुछ ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। तो वही कहा गया है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे अगर हम प्राकृतिक गैस के दहन की बात करें, प्राकृतिक गैस यहाँ पे मैंने लिया है मीथेन, CH4 को हम कहते हैं मीथेन। तो मीथेन का मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया। तो जब हम मीथेन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2 का निर्माण होगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और उसके साथ साथ जल का निर्माण होगा H2O जो कि गैसेस स्टेट में मतलब वेपर फॉर्म में होगा। और जब ये अभिक्रिया होगी, जब इस मीथेन का दहन होगा, इसी अभिक्रिया के दौरान ही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलेगी।
तो यहाँ पे मैंने लिखा CO2 + H2 + ऊर्जा। यानी इस अभिक्रिया में उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन हुआ, और जिस अभिक्रिया में उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं, दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। बात करते हैं हम श्वसन तंत्र की। जैसे हम कोई भी प्राणी को उसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम जो मनुष्य प्राणी है या फिर जीव जंतु है, वो उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उन लोगों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का भोजन हो, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, किसी भी प्रकार का भोजन हो। तो क्या हमें ऊर्जा डायरेक्टली भोजन के रूप में मिल जाती है? जी नहीं। हमारे भोजन में बहुतों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो हम भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा होती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर के जाता है तो इससे जब जो डिसोसिएट होता है तो उससे ग्लूकोज निकलता है, और वो ग्लूकोज हमारे खून में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जब उस ग्लूकोज का दहन होता है, यहाँ पे देखिए C6H12O6, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये कहां से मिला? जब कार्बोहाइड्रेट का डिसोसिएशन हुआ तब वहां से हमको ग्लूकोज मिला। तो जब ग्लूकोज का रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तब वहां पे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है, और उसी समय हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह कौन सी क्रिया है? यह हमारे श्वसन के दौरान, जो श्वसन की क्रिया से हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, जो कि लंग्स से होते हुए हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक जाते हैं। तो वहां कोशिकाओं में जो कि हमारे ग्लूकोज उपस्थित होते हैं, उस ग्लूकोज का ये ऑक्सीजन दहन करते हैं, और उसी दहन के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यह भी क्रिया क्या है? एक प्रकार की हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 2। अब उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जो शाक सब्जी है, वनस्पति है, ये सभी जब विघटित होते हैं और जब इनका कंपोस्ट बनता है तो ये भी एक प्रकार की हमारी क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया? किसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो जिस अभिक्रिया के दौरान जब उत्पाद बनता है उसके साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पिछली टॉपिक में हमने जाना ऊष्माक्षेपी, इसका ठीक विपरीत है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें होता है कि जब अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण हो तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे पिछली में क्या था कि अभिक्रिया के दौरान ही ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, मतलब जब अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता था तो ऊष्मा बाहर निकलते थे, और इसमें क्या होगा कि ऊष्मा बाहर से, बाहरी वातावरण से जो अभिक्रिया होगा उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए बाहरी वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करेगा, ग्रहण करेगा। ऊष्मा के बिना वह अभिक्रिया संभव नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्या किया कि AgCl को ले लिया। अब AgCl का हमें डिसोसिएशन करना है, उसे तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? तो इसके डिसोसिएशन के लिए आवश्यकता है कि हमें सनलाइट देना पड़ेगा। और सनलाइट क्या है? सनलाइट एक प्रकार की हमारी ऊर्जा का ही रूप है। उस सनलाइट से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जो सनलाइट जब इस AgCl पर हम डालेंगे तो इस AgCl का डिसोसिएशन हो जाएगा, 2 पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा। क्या बनेगा? 2Ag सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया सबको? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। AgBr को मैंने ले लिया, फिर से मैंने इस पे सनलाइट डाला, फिर क्या हुआ? AgBr का डिसोसिएशन हो गया, 2Ag बन गया सॉलिड स्टेट में और Br2 गैस स्टेट में, ब्रोमीन गैस बाहर निकल गया। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो हमारी उपयुक्त जो अभिक्रिया है इसका प्रयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम इस अभिक्रिया का यूज करते हैं। समझ में आ गया? एक बार और रिवाइज कर देते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी।
तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? पिछले टॉपिक में हमने चर्चा किया था विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था कि जब कोई तत्व किसी अभिकर्मक से किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिस एग्जांपल में देखते हैं कि जब हम CuSO4 में Fe मिलाते हैं तो क्या करता है कि ये Fe इस CuSO4 के सॉल्यूशन से Cu को विस्थापित कर देता है और क्या बनाता है Fe2SO4 का होल थ्राइस और Cu। यानी ये Fe क्या किया कि इस CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दिया। लेकिन एक और बात आती है कि क्या सभी धातु किसी भी धातु के सॉल्यूशन से उस धातु को विस्थापित कर देते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम देखते हैं कि क्या Cu प्लस Fe तो पिछले टॉपिक में हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात किया था। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताते हैं कि जब किसी अभिकर्मक जो धातु हो किसी दूसरे अभिकर्मक से किसी दूसरे धातु को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं Fe प्लस CuSO4, मतलब मैंने क्या किया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने Fe को मिलाया, ठीक। तो ये क्या करता है कि Fe इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को इसने क्या किया? अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और ये Fe स्वयं कॉपर का स्थान ले लेता है और Fe2SO4 का होल थ्राइस यानी फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या हम बात करें कि अगर इसी अभिक्रिया को हम कुछ इस प्रकार लें कि Cu प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस, तब यहाँ पे उत्पाद के रूप में क्या होगा? क्या कुछ उत्पाद ऐसा होगा CuSO4 प्लस Fe? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो बात आती है कि क्या सभी जो मेटल्स हैं वो किसी भी सॉल्यूशन से किसी अन्य धातु को विस्थापित कर सकते हैं? तो नहीं, कुछ खास तत्व को ही विस्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि Fe Cu को विस्थापित कर सकता है लेकिन Cu Fe को विस्थापित नहीं कर सकता। इसका बस एक ही कारण है, सक्रियता यानी अभिक्रियाशीलता। इसमें अभिक्रियाशीलता की बात आती है कि कौन सा धातु किस धातु की अपेक्षा कितना अभिक्रियाशील है। अगर अभिक्रियाशीलता उसकी ज्यादा है तो वह अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, और यदि अभिक्रियाशीलता कम है तो अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। वही घटना यहाँ घटित हुई। जो Fe था वो कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील था, इसलिए उसने क्या किया कि इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया। जबकि यहाँ उसका उल्टा हो गया, फेरस सल्फेट के विलयन से कॉपर ने फेरस को विस्थापित नहीं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर फेरस की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील नहीं बल्कि कम अभिक्रियाशील है। बात क्लियर हो गया? तो इसी अभिक्रियाशीलता के लिए सक्रियता श्रेणी बनाई गई। क्या किया गया कि अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में धातुओं की एक सीरीज बनाई गई, श्रृंखला बनाई गई, जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। मतलब जो पोटेशियम है वो सोडियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम उससे कम अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम उससे कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम जो अभिक्रियाशील धातु है वह है हमारा Au, गोल्ड यानी सोना। क्लियर हो गया? तो हम इन सारे, अगर हमारे सामने इक्वेशंस दिए गए हैं और इतना ना दिया गया हो, हमें इक्वेशन को पूरा करना हो कि इसका उत्पाद क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तब हम किसका सहारा लेंगे? तब हम आपके सहारा लेंगे अपना सक्रियता श्रेणी का, कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। समझ में आ गया?
तो ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह का आपका इक्वेशन दे दिया जाएगा, हाफ इक्वेशन यानी आपको अभिकारक दे दिया जाएगा और एरो का साइन दिया रहेगा और आपको कहेगा कि आप प्रोडक्ट लिखिए, किसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बट ये आप लिखेंगे कि नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, यानी ये संभव नहीं है। यहाँ पे संभव है तो क्या हो जाएगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस और Cu अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे जैसे हम Zn को ले लेते हैं, Zn प्लस CuSO4। ये देखते हैं कि क्या यह क्रिया संभव है। तो चलिए हम सक्रियता श्रेणी में जाते हैं। तो देखते हैं कि Zn कहाँ है, तो Zn यहाँ है। Cu कहाँ है, तो Cu यहाँ पे। Zn और Cu की अपेक्षा कौन ज्यादा अक्रियाशील है? Zn और Cu में सबसे ज्यादा अक्रियाशील कौन है? Zn है। तो यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करना होगा तो Zn विस्थापित कर सकता है। ये कहां से पता चला? सक्रियता श्रेणी से पता चला। इस तरह की इक्वेशन को जब भी आपको पूर्ण करना हो तो सक्रियता श्रेणी का सहारा लेना है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ क्या होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा, Cu अलग हो गया। अब ये जिंक SO4 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। क्लियर हो गया? ये आपका प्रोडक्ट बन गया, इक्वेशन आपका पूर्ण हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं और आप इस सक्रियता श्रेणी के सहारे। क्लियर हो गया ना? तो अगला आज का हमारा टॉपिक है संचारण। संचारण के बारे में हम बात करेंगे कि ये संचारण होता क्या। तो आपने अपने घरों के आसपास अपने वातावरण में देखा होगा कि धातु की जो मेटेलिक चीजें हैं, जैसे हम टीन सेट बनाते हैं या फिर कुछ भी लोहे की चीजें, लोहे के एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब बारिश का मौसम होता है या बारिश का मौसम ना हो, हवा में नमी हो या फिर कुछ भी हो या थोड़ा सा लोहा पुराना हो, तो उस लोहे को आप गौर करके देखिएगा तो क्या दिखता है कि उस पे कुछ भूरे कलर की परत चढ़ जाती है। वह क्या है और भूरे कलर की परत आई कहां से? तो ये भूरे कलर की परत के बारे में हम इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे कि जब जो लोहा होता है, हम सामान्यतः संचारण लोहे की बात कर रहे हैं। ये संचारण और भी धातु में होता है, जैसे चांदी में होता है, तांबा में होता है, लगभग सभी कुछ धातुओं में होता है। तो हम यहाँ पे लोहे के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब लोहा या तो किसी अम्ल की संपर्क में आ जाए या फिर नमी के संपर्क में आ जाए, आर्द्रता के संपर्क में आ जाए या फिर डायरेक्टली जल के संपर्क में आ जाए, तो क्या होता है कि लोहे का जो बाह्यतम परत होता है वह उस नमी से, उस आर्द्रता से, उस अम्ल से रिएक्शन करने लगता है, रिएक्ट कर लेता है। और जब वो रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि उस पर परत चढ़ जाती है जो कि अलग अलग धातु पे अलग अलग रंग की हमें दिखाई पड़ती है। तो ये जो पूरी घटना होती है, इस घटना को संचारण कहते हैं। यह घटना काफी समयांतराल बाद आपको दिखाई पड़ती है, यानी इसका जो दर है, अभिक्रिया के बढ़ने का जो दर है वो काफी धीमा है। जैसे अगर हम फिगर में समझते हैं, जैसे हमारा ये मेटेलिक कोई लोहे का कोई मेटल है, रॉड है मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ जल की बूंदें आके इस पर टिकी हुई है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे मेटेलिक पार्ट है, जो बाह्यतम परत है, इस जल से, जल के संपर्क में आता है, तो यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आपने बैटरी में इलेक्ट्रोड पड़े हैं ना, तो ठीक यहाँ पे भी कुछ जगह पे इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है। जिससे कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा जो पुराना लोहा है वो जैसे आपके कंपनी से बन के आता है, वो जिस प्रकार स्मूथ होता है उस प्रकार स्मूथ हो, उस पे रगड़ आ जाती है, रफ हो जाता है, उसमें कुछ ऐसे जैसे छोटी छोटी खांचे भी बन जाते हैं जिसपे हमारे धूलकण जमे होते हैं। यानी कह सकते हैं उसमें पंख, थोड़ा केमिस्ट्री की दृष्टि कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत धूलकण पंख के रूप में जमा हो जाते हैं और कुछ भाग फ्रेश होता है। उसमें होता है कि एक दो, जिस सतह पर हमारी जल की बूंदें आकर टिकी हुई हैं, उस सतह पर इलेक्ट्रोड बन जाता है। एक जगह इलेक्ट्रोड बन जाएगा और एक जगह कैथोड बन जाएगा। और यहाँ पे जो Fe होता है वो इलेक्ट्रॉन
यहां से त्याग देता है, तो वही इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक पार्ट से होते हुए कैथोड तक पहुंचता है और फिर यहां पर जाके फॉर्मेशन कर लेता है। और ठीक इस प्रकार हमारा, जिस प्रकार एक हमारा बैटरी, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे अगले वाले पार्ट में, तो जिस प्रकार बैटरी में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और बैटरी पूरा परिपथ का निर्माण हो जाता है बैटरी में, ठीक उसी प्रकार हमारे इस धातु की सतह तथा उस पर जो नमी, आर्द्रता, अम्ल या फिर कोई जल की बूंद अगर टिकी हुई है, उस पर एक पूरा परिपथ का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, और ये घटना काफी धीमी गति से होती है और इस घटना के फलस्वरूप इस मेटेलिक पार्ट का जो वायतम आउटर मोस्ट कवर होता है, उस आउटर मोस्ट कवर पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जो हमारी पूरी घटना संक्षारण कहलाती है। क्लियर हो गया? अब बात है कि संक्षारण से हमारे बहुत सारे नुकसान हैं। हमारे जो लोहे हैं वो खराब हो जाते हैं, वो उपयोग लायक नहीं रह जाते हैं। और भी धातु की बात करें, जैसे आपने तांबे पर गौर किया होगा, तांबे पर हल्की हरे कलर की परत चढ़ जाती है। जब वो तांबा पुराना हो जाता है या अम्ल के संपर्क में आता है, जल के, आर्द्रता के, नमी के, ये सारी चीजों की जब वो संपर्क में आता है तो उस पर भी संक्षारण की क्रिया होती है, कोरोजन की क्रिया होती है, तो उस पर हल्के हरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी में भी ये घटना घटित होती है। तो अब बात आती है कि संक्षारण को रोकने के उपाय, कि संक्षारण को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय हो सकता है कि जो हमारा आउटर मोस्ट कवर लेयर होता है, उस आउटर मोस्ट लेयर पर हम ग्रीस लगा दें। क्या पहला उपाय? उस आउटर मोस्ट लेयर पर, उस बाहरी परत पर हम ग्रीस लगा दें। तो ग्रीस लगाने से क्या होगा, जब हम इस आउटर मोस्ट लेयर पर ग्रीस लगा देंगे तो इस धातु की बाहरी सतह और नमी के बीच संपर्क टूट जाएगा, इसके बीच कभी संपर्क नहीं होगा। जब तक उस सतह पर ग्रीस रहेगा तब तक उस सतह का बाहरी वातावरण से संपर्क नहीं होगा, और जब संपर्क नहीं होगा तो हमारा कोरोजन की क्रिया नहीं होगी, जिससे हमारा धातु संक्षारित होने से बच जाएगा। दूसरा उपाय है, उस धातु की बाहरी सतह को हम पेंट लगा दें। जब उस पर पेंट लगा देते हैं तब भी हमारे धातु की सतह की वही बात होती है कि संपर्क नहीं होता है और वह संक्षारित होने से बच जाता है। क्लियर हो गया? अगला हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? प्रायः जो तैलीय पदार्थ हैं या जिसमें वसा होते हैं जिन खाद्य पदार्थों में, अगर उन खाद्य पदार्थों को हम अधिक दिनों तक रखें तो क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। उनमें उनकी जो गंध होती है, उनकी जो रंग होती है, वो प्रारंभिक नहीं रह जाती, वो कुछ अलग हो जाती है। तो ये घटना क्यों घटित होती है? तो ये घटना जो तैलीय पदार्थ है, जो वसायुक्त पदार्थ है, उसका उपचयन हो जाता है। तो एक और बात है कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो हम बहुतों प्रकार के उपाय करते हैं। हम वायुरोधी बर्तन में उसको रखते हैं। वायुरोधी बर्तन में रखने से क्या मतलब है कि जब हम खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखेंगे तो उसके जो उपचयन होने का जो रेट है, जो दर है, वो काफी कम पड़ जाता है, और जिससे हम क्या होता है कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक के लिए खाने योग्य बना रहता है। तो विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता एक ऐसी क्रिया है जिसमें तैलीय युक्त या वसायुक्त पदार्थ का उपचयन होता है, जिससे उसके रंग तथा गंध में बदलाव आ जाता है। क्लियर हो गया? अब हमारा चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके लगभग सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर जो कुछ टॉपिक छूटे होंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं सीधे पाठ्य निहित प्रश्न, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हम मैग्नीशियम रिबन को प्रयोग में लाने से पहले उसे हम साफ क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन यही है ना। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को प्रयोग में लाते हैं तो उसको हम साफ क्यों करते हैं? तो उसको हम साफ इसलिए करते हैं ताकि उस पर जो धूलकण जमे हैं वो साफ हो जाए,
ताकि उस मैग्नीशियम रिबन का जो आउटर मोस्ट लेयर, जो बाहरी सतह है, उसका वायु से संपर्क हो सके। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को प्रयोग में लाने से पहले उसे हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।